हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग। वेव ऑप्टिक्स में आपने पिछले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े हुए हैं। आप उसमें लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी ऐसे मीडियम में ऑपरेट किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तब फ्रिंज विड्थ क्या होगी और पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। सारी बातें आपने पढ़ा है, सब 1/μ टाइम्स हो जाएंगी। फिर जहाँ जहाँ लेमडा यूज करना है वहाँ पर लेमडा बाई म्यू यूज किया जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ा कि टू कोवेलेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट में से किसी एक लाइट के पाथ में अगर थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिया जाए तो फ्रिंजेस पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंजेस की पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी, फ्रिंज शिफ्ट क्या हो जाएगी। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा। अब एक बात अभी आपको इसमें और बतानी है फ्रिंजेस के बारे में। आपने जो भी फ्रिंजेस की विड्थ पड़ी हुई है वो फ्रिंज विड्थ लीनियर विड्थ है। कैसी विड्थ है? लीनियर विड्थ है ना। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे ये सोर्स है S1 S2, इनके बीच का सेपरेशन है D, यहाँ से स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल D, यहाँ पे लाइट आती है ऐसे, यहाँ पे कोई फ्रिंज बनती है, ये मिड पॉइंट है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस को x मान करके सॉल्व किया गया है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको बतानी है। ये देखिए सेंट्रल ब्राइट हो गई, ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी सेंटर, है ना। तो ये जो आपने विड्थ निकाला हुआ है सक्सेसिव डार्क या सक्सेसिव ब्राइट के बीच में, है ना, देखिए यहां से यहां तक की पोजीशन, सेकंड डार्क तक की पोजीशन x2 डैश मानी गई, फर्स्ट डार्क तक की पोजीशन x1 डैश मानी गई, और विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज जो थी x2 डैश माइनस x1 डैश करके निकाली गई, d लिम्डा बाई स्मॉल डी आई। तो ये लीनियर विड्थ है। देखिए कहां से कहां तक विड्थ हुई ब्राइट फ्रिंज की, यहां से लेकर के यहां तक की मानी गई ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बीटा x2 डैश माइनस x1 डैश, जो कि वहां पर xn डैश माइनस xn माइनस 1 डैश करके निकाले थे भाई। तो ये लीनियर विड्थ है, पर इसे एंगुलर विड्थ भी कह सकते हैं। S1 और S2 के बीच में जो मिड पॉइंट है, यहां से देखिए, यहां से इस ब्राइट फ्रिंज के लोअर और अपर एंड को जरा मिलाइए। लोअर और अपर एंड को मिलाएंगे तो यहाँ पे सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उसे इसका एंगुलर विड्थ कहते हैं। सोर्सेस के मिड पॉइंट के सेपरेशन का मिड पॉइंट पर सेंटर माना गया, है ना। ये ओरिजिन मान सकते हो या सेंटर मान सकते हो। यहां से ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ x2 डैश माइनस x1 डैश, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ एंड्स को मिला दिया गया। तो एंड्स को मिलाने में जो एंगल बना वो उसका क्या हो गया, एंगुलर विड्थ हो गया। ऐसे ही ये डार्क फ्रिंज जो है ना, ये डार्क फ्रिंज, ये देखिए ये पोजीशन है ना, ये x1 मतलब पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट माइनस x0 पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट इक्वल टू बीटा डैश विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ यहां से यहां तक है डार्क फ्रिंज बीटा डैश, है ना। इसके दोनों एंड्स को, इस डार्क फ्रिंज के दोनों एंड्स को सेंटर से मिला दिया जाए तो जो एंगल बनेगा वो होगा θ0। एंगुलर विड्थ क्या, एंगुलर विड्थ। ऐसे यहां देख लीजिए भैया, इस डार्क फ्रिंज की विड्थ में निकालनी है तो ये β1 की पोजीशन β2 की पोजीशन में से माइनस कर दिया जाएगा। जो एंगल बनेगा वो डार्क फ्रिंज की विड्थ हो जाएगी, इसे θ0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ, लीनियर विड्थ तो बीटा है, रेडियस ये वाली लेंथ सब ये चूंकि बहुत पास होती हैं इसलिए हम d के बराबर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? d के बराबर। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या होता है?
रेडियस, इसलिए हम कर सकते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेज इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज सबकी लीनियर विड्थ सेम है तो एंगुलर विड्थ भी सेम होगी। और इसको हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, थीटा नॉट से, लीनियर विड्थ अपॉन रेडियस यानी डी, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेस डी, तो आ जाएगा थीटा नॉट इक्वल टू, ये है बीटा डी लेमडा बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा नॉट इक्वल टू आ गया लेमडा बाई डी। यह गया एंगुलर विड्थ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एंगुलर पोजीशन क्या आएगी, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू लीनियर पोजीशन एक्शन अपॉन डी। एक्शन की क्या वैल्यू है भैया, है ना, इसे आप थीटा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्शन की क्या वैल्यू है, पोजीशन एन डी लेमडा क्या थी, एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी होल अपॉन डी, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा एन इक्वल टू आएगा एन लेमडा बाई डी। बिल्कुल इसी तरीके से आप बोल सकते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ एनथ डार्क, एंगुलर of nth dark theta n dash is equal to xn dash upon d, थीटा n dash is equal to xn dash की वैल्यू कितनी है, xn dash की वैल्यू कितनी है, xn dash मतलब nth ब्राइट nth डार्क जो कि 2n माइनस 1 डी लेमडा अपॉन 2d हुआ करता है, अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा, थीटा एन डैश इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन 2d। पोजीशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ एन डार्क, एंगुलर पोजीशन देखिए बीच की सारी चीज़ों को मैं इधर हटाऊं तो बिल्कुल साफ तरीके से आपको दिखा सकूंगा। जैसे यहाँ पे डार्क है, ये डी एन एनथ डार्क है, देखिए सेंटर एनथ डार्क की पोजीशन बतानी है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट होगा, पोजीशन यहाँ के रिस्पेक्ट में होता है ना, तो ये देखिए एंगल जो बनेगा ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितने एंगल पर है ये होगा थीटा एन डैश, है ना, एनथ डार्क की पोजीशन। ऐसे एनथ ब्राइट की करनी होगी तो यहाँ से कितना एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एनथ डार्क एनथ ब्राइट की एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज आपने देख लिया। अब स्टूडेंट्स एक बात और आती है कि फ्रिंजेज जो बन रही हैं वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जो फ्रिंजेज बन रही हैं वो स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, है ना। तो फ्रिंजेज जो बन रही हैं वो स्टेबल हैं कि अनस्टेबल हैं, ये बात भी आती है सामने। मतलब इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्टेन हो रहा है अल्टरनेट वे में, ब्राइट इसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो क्या ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन इनकी फिक्स है या चेंज हो रही है ना। अभी यहाँ ब्राइट है, आफ्टर सम टाइम डार्क हो जाएगी, फिर ब्राइट हो जाएगी, फिर डार्क हो जाएगी, ऐसा हो रहा है ये फिक्स अपनी टाइम पे बने हुए हैं। तो कहीं अगर बदल रही है तो वहाँ पे फिर तब वहाँ पे फ्रिंजेस दिखाई ही नहीं देंगी, तब डायरेक्ट इल्यूमिनेशन दिखाई देगा जिससे सीधा सीधा लाइट का फोकस किया गया हो। हम अलग अलग क्लियरली पैटर्न तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब वो फिक्स होंगी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे होंगे। और ऐसे इंटरफ्रेंस को
ऐसे इंटरफेरेंस को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ओके, तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या हुई? द इंटरफेरेंस इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा do not change with time. The position of maxima and minima do not change with time is known as sustained interference. Okay. Conditions, क्या क्या conditions होती हैं कि sustained interference obtain होगा, है ना? Conditions for sustained interference. तो फर्स्ट कंडीशन ये है, द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। शुड बी मोनोक्रोमेटिक। हाँ स्टूडेंट्स, सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। क्यों? सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे मतलब एक ही कलर की लाइट नहीं इमिट करेंगे। दोनों सोर्स, जैसे एक अगर ब्लू इमिट कर रहा है दूसरा भी ब्लू करना चाहिए। अगर एक ब्लू इमिट कर रहा है दूसरा रेड इमिट कर रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग पैटर्न बनेगा, तो जिसको ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यानी इंटरफेरेंस जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न जो आएगा वो क्लियर नहीं आएगा, इसलिए सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, है ना। इफ sources are not monochromatic, then the fringes of different color overlap on each other and the contrast of the pattern will become poor. Okay, monochromatic होना चाहिए, that is they should emit waves of same frequency or wavelength continuously. दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक होना, कोहेरेंट होना चाहिए। The two sources should be coherent. क्यों कोहेरेंट क्यों होना चाहिए? कोहेरेंट मतलब क्या होता है? The two sources must emit light with zero और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनका फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो। एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं बताया हूं आप लोगों को, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला आया हुआ है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos phi, ये फार्मूला आया हुआ है। मैंने कहा अगर ये टर्म इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी में ना होता तो इंटेंसिटी आती I1 प्लस I2 जो कि डायरेक्ट डिनोमिनेशन में होती है, कोई इंटरफेरेंस ना होता है तो होती है। मतलब यही टर्म है जो ये डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए इस टर्म को इंटरफेरेंस टर्म कहा गया। क्या कहा गया? इंटरफेरेंस टर्म। जरा विचार कीजिए, अगर फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, फाई का मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स। ये देखिए यहां पे माना कि दो वेव पहुंच रही हैं, पीछे से ऐसे दो वेव पहुंच रही हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं, मतलब जीरो या 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में मिल रही, फेज डिफरेंस पर मिल रही हैं। तो यहां पर ऑलवेज अगर 2 पाई के फेज डिफरेंस पे मिल रही हैं तो अगर फाई कांस्टेंट होने की वजह से ऑलवेज 2 पाई पे मिलती रहेंगी और यहां पे ऑलवेज मैक्सिमा होगा।
और उसके बगल में अगर 3 पाई पे मिल रही हैं तो ऑलवेज 3 पाई पे मिलती रहेंगी, और यहां पे ऑलवेज मिनिमा होगा। बगल में 4 पाई पे मिल रही है तो 4 पाई के फेज डिफरेंस पे मिलती रहेंगी, यहां पे मैक्सिमा रहेगा। मतलब जहां पे अगर फाई की वैल्यू कांस्टेंट, इफ वैल्यू ऑफ फाई यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज कांस्टेंट, देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा will always be point of maxima or point of minima due to constant phase difference। लेकिन अगर फाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, if phase difference between two waves is not constant, that means it is varying, then what happens? Then you know here the value of cos phi will be taken its average value as its a average value। मतलब इंटेंसिटी तो किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी वो एवरेज इंटेंसिटी अपीयर होगी। कौन सी इंटेंसिटी अपीयर होगी? एवरेज। क्यों? क्योंकि पल में ही यहां पे मैक्सिमा बनेगा, पल में ही यहां पे मिनिमा बनेगा। ये फाई बदल रहा है ना। फाई की वैल्यू ऐसी होगी कि जब ये कॉस फाई की वैल्यू 1 यहाँ पे मैक्सिमा बन जाएगा। फाई की वैल्यू बदल के कभी ऐसी हो जाएगी कि कॉस फाई की वैल्यू -1 यहाँ पे मिनिमा हो जाएगा। मतलब एक ही पॉइंट पे कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, ऐसा बनेगा। और अगर ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा तो हमारी आई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये डायरेक्ट इल्यूमिनेशन यानी यहाँ पर ऑलवेज मैक्सिमा ही देखेगी, और जहाँ पे मिनिमा होना चाहिए वहाँ भी मैक्सिमा ही देखेगी। मतलब हर जगह लाइट ही लाइट दिखेगी और हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, जिससे दो लाइट को डायरेक्ट वहाँ पे फोकस किया गया। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, हमने कहा कि एवरेज वैल्यू अगर देखी जाए तो एवरेज वैल्यू आएगी, देखिए कॉस फाई की जो एवरेज वैल्यू होती है, कॉस फाई डी फाई की, भाई इसकी एवरेज वैल्यू निकालने जाएंगे तो डिवाइडेड बाई डी फाई ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, और ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्या आती है? 0। Since integration of average value of cos phi, integration of cos phi d phi upon integration of d phi over 1 complete cycle is always 0. Therefore, there will be direct illumination when phase difference is not constant between the interfering waves. ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न की एवरेज वैल्यू, इंटरफेरेंस टर्म की एवरेज वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन होगा, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, उनको कोहेरेंट होना चाहिए, उनको कांस्टेंट या 0 फेज डिफरेंस वाली वेव को ऑलवेज एमिट करना चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्सेस को कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या शर्तें होती हैं, सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट थिंग पे आते हैं, थर्ड बात। तीसरी बात इसमें क्या सोच सकते हैं, लाइट्स को सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। द लाइट शुड ट्रेवल इन, बताया, लाइट्स को नियरली सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। द इंटरफेयरिंग वेव्स शुड ट्रेवल नियरली अलोंग सेम डायरेक्शन। और उसके आगे क्या आती है, देखिए जब मैंने आपको वो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया था तो उसमें हमने बताया था कि अगर A1 इज इक्वल टू A2 होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी नियर अबाउट 4I0 होगी, अब मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी। यानी जहाँ पे डार्क है वहाँ पे बिल्कुल 0 इंटेंसिटी यानी कंप्लीटली डार्क होगा, और जहाँ ब्राइट है कंप्लीटली ब्राइट होगा। लेकिन अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव के भी का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, इंटरफेयरिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो एट द पोजीशन ऑफ मिनिमा इंटेंसिटी विल नॉट बी 0, देयर विल बी सम स्मॉल वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ मिनिमा। यानी जो पैटर्न आपको मिलेगा, एक जगह ब्राइट तो होगा लेकिन डार्क के प्लेस पर कंप्लीट डार्क नहीं होगा, लाइट इंटेंसिटी होगी। ग्रेटर इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, ग्रेटर इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो यहां पर फ्रिंजेस को सेपरेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फ्रिंजेस को सेपरेट कर पाना थोड़ा आसान हो, उसे हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कह सकें, इसके लिए एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इक्वल, है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स
should be equal. Okay. Next, slits should be narrow. The two slits should be narrow for better contrast. स्लिट्स को नैरो होना चाहिए फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट. क्यों? स्लिट्स जिनसे लाइट बाहर आ रही थी उनको नैरो होना चाहिए. अगर स्लिट्स नैरो नहीं होंगी तो क्या होगा? तो भैया एक ही स्लिट के, जब स्लिट भाई मोटी है, तो चूंकि बताया गया था अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, जिस भी पॉइंट पे कोई वेव फ्रंट पहुंचता है उसका वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करता है, जिस सेकेंडरी वेव इमिट करता है. मीन्स अगर स्लिट की थिकनेस ज़्यादा है उस पर ढेर सारे पार्टिकल होंगे, सारे पार्टिकल्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव काम करेंगे. तो जब कई पार्टिकल्स हो गए तो इससे निकलने वाली वेव आपस में खुद ही सुपर इम्पोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न देने की कोशिश करेंगी, जिससे हमारा जो दो स्लिट की वजह से मिलने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न है वो पुअर कॉन्ट्रास्ट वाला हो जाएगा. मीन्स दे स्लिट्स शुड बी नैरो, अदरवाइज the waves coming from different parts of the same slit superimpose on each other and will make the contrast of the interference pattern poor. उनकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न पुअर हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक टर्म अभी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं भैया, इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे वो पॉइंट जानना जरूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूं. पोलराइजेशन, चूंकि अभी आप नहीं पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, एक लाइन आपको ये तब समझ में आएगी जब मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ा दूंगा. लेकिन लाइन ये है, द इंटरफेयरिंग वेव्स शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. द इंटरफेयरिंग वेव शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. should be in same state of polarization. और स्टूडेंट्स, फ्रिंज विड्थ के लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल डी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सोचिए, अगर कैपिटल डी की वैल्यू ज़्यादा हो, स्मॉल डी की वैल्यू कम हो, तो सफिशिएंट फ्रिंज विड्थ होगी, आसानी से ऑब्जर्व कर सकेंगे. इसीलिए अगला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन two sources should be small and the separation between the distance of screen, capital D, the distance of the screen from the sources should be large. तो ये कुछ पॉइंट हैं, 6 या 7 पॉइंट्स हैं, है ना, जिनको फॉलो करने पर हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना. तो सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, स्लिट्स नैरो होनी चाहिए, लाइट्स को नियरली सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करनी चाहिए, और सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स स्मॉल होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन लार्ज होनी चाहिए, और वेव्स को सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होना चाहिए. ये सारी शर्तें फॉलो होती रहेंगी तो हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑब्टेन होगा. तो दीज आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. स्टूडेंट्स, इसी बात से हम एक बात और डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, जब व्हाइट लाइट यूज की जाएगी इंटरफेरेंस के लिए तो क्या प्रॉब्लम होगी. व्हाइट लाइट जब यूज की जाएगी स्टूडेंट्स, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, व्हाइट लाइट यूज की जा रही हैं, इसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, तो सारे कलर के लिए अलग अलग फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी. रेड कलर के लिए अलग पैटर्न होगा, ब्लू कलर के लिए अलग पैटर्न होगा, रेड और ब्लू कलर के बीच लाइक करने वाले सारे कलर के लिए अलग अलग पैटर्न होगा. सारे पैटर्न की विड्थ भी अलग, यानी वेवलेंथ अलग है तो विड्थ भी अलग होगी. फ्रिंज विड्थ अलग होने की वजह से सारे पैटर्न एक दूसरे पर अब्रप्टली, रैंडमली एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, कोइंसिडेंस होंगे, जिनकी वजह से वहाँ पे कोई भी अच्छा पैटर्न नहीं बन पाएगा और इंटरफेरेंस पैटर्न को हम अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट के साथ हम इंटरफेरेंस पैटर्न, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म.
थिन फिल्म। स्टूडेंट्स थिन फिल्म किसे कहते हैं, ये थिन फिल्म क्या है ना। तो स्टूडेंट्स एक बात जरा आप बताइए कि कभी आपने वाटर के सरफेस पर ऑयल को फैला हुआ देखा है, सोप बबल्स को आपने देखा है, यही सब थिन फिल्म है। ट्रांसपेरेंट मीडियम की थिन लेयर को ही हम थिन फिल्म कहते हैं। वेरी थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम कैन बी कंसिडर्ड एज थिन फिल्म। And when we observe these thin films at different angles in light, then we observe some colored spectrum, some colored picture at this film. इस फिल्म पर अलग अलग एंगल से जब हम देखते हैं तो अलग अलग कलर की वहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाई देती हैं, एक अलग पैटर्न दिखाई देता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। वो फिल्म कभी ब्लू, कभी रेड, कभी येलो, कई कलर दिखाती है। चूंकि कलर तो है नहीं, फिर कलर दिखाती कैसे है, तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस की वजह से अलग अलग कलर्स दिखाती हैं। कैसे इंटरफेरेंस होता है, आइए इसी बात को हम बताते हैं। कंसिडर ए थिन फिल्म, कंसिडर ए थिन फिल्म विद पैरेलल सरफेसेस। क्या बोला मैंने, कंसिडर ए थिन फिल्म विद पैरेलल सरफेसेस। ए लाइट रे इंसिडेंट on its upper surface, it will be partially refracted and partially reflected। इसका कुछ पार्ट सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ पार्ट इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में, चूंकि डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता हुआ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है वो इस फिल्म के अगले सरफेस पे आके इंसिडेंट होगा, है ना। मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। तो SR पर आकर के इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पर भी इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। क्योंकि रेयर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल से दूर हटते हुए लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी। इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे पैरेलल भी होनी चाहिए। और उसके बाद आप विचार के यहाँ पर जो लाइट रे आकर के इंटरफेस PQ पर इंसिडेंट हो रही है उसका भी पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल से दूर हटते हुए जाएगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल भी होनी चाहिए, पैरेलल भी होंगी। और उसके बाद जो लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही SR सरफेस पर, अगेन उसका फिर से जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। तो दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड रेज। इन रेज को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज। है ना। एक सोर्स ये बन गया, ये पॉइंट एक सोर्स का काम कर रहा है, ये पॉइंट एक सोर्स का काम कर रहा है। दोनों सोर्स से जाने वाली लाइट रेज सुपर इंपोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। ऐसे ही ये ट्रांसमिटेड रेज है T1 एंड T2, ये ट्रांसमिटेड रेज बोली जाएंगी। एक सोर्स यहां पे काम कर रहा है, एक सोर्स यहां पे काम कर रहा है। दोनों सोर्सेस से निकलने वाली लाइट रेज, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गए क्योंकि एक ही लाइट है ना। और ये दोनों कोहेरेंट सोर्स भी हो गए। तो इनसे चलने वाली लाइट रेज आगे जाकर के सुपर इंपोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न देंगी। आइए देखते हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। पहले पता करना पड़ेगा पाथ डिफरेंस क्या है। तो जब विचार कीजिए रेज R1 एंड R2 पर, ये रेज चल रही है भैया, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो जरा आप विचार कीजिए, ये सोर्स के कितने पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। इस सोर्स के बाद ये सोर्स बनेगा कितने टाइम के बाद। पहले लाइट रे A से B गई, B से C गई, उतनी देर में कितना चली। तो रे R1 R2 में पाथ डिफरेंस कितना होगा, जरा देखते हैं।
पाथ डिफरेंस, ये भी लिखते हैं, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड R2, यानी P इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC इन मीडियम माइनस इन मीडियम, ध्यान देने की बात है, AB प्लस BC इन मीडियम, ये मीडियम में ट्रेवल हुई डिस्टेंस है। अब उतने समय में ए से निकली लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर जहां कट करेगा पॉइंट ई मान लीजिए। तो उतने समय, जितने समय लाइट रे ए से बी जाकर के सी तक आई है, उतने समय में ए से निकली लाइट पॉइंट ई तक पहुंची है। कहां तक पहुंची है? पॉइंट ई तक। जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा हुआ था, यहां से आप सेंटर मानते हुए हेमी स्फीयर आप ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो वेव फ्रंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट होगा, न्यू वेव फ्रंट होगा। बिल्कुल वही केस है, मतलब ई तक पहुंची है लाइट, यानी उतने समय में यहां से निकली लाइट डिस्टेंस ए ट्रेवल की है इन एयर, ए इन एयर। स्टूडेंट जरा विचार कीजिए, आप लोग को एक बात मैं पढ़ा चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। इसमें टाइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम टाइम की बात की जाए, टाइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम। इसको लाके इसमें मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर इक्वल टू म्यू इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम। यानी हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर आ जाएगा। दोनों तरफ एयर एयर रहेगा तो ही माइनस कर पाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी इन एयर माइनस ए ई इन एयर। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब ए बी प्लस बी सी और ए की वैल्यू थिकनेस ऑफ थिन फिल्म के टर्म में निकालते हैं। लेट अस कंसीडर थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इज टी, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इज टी। तो जरा इसे परपेंडिकुलर पर आप विचार कीजिए, परपेंडिकुलर बी एफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये वाला एंगल भी आर होगा और ये वाला एंगल भी आर होगा। तो हम ट्राइंगल लेते हैं ए एफ बी। इसका डेरिवेशन मैं तो आप लोग को पढ़ाता हूं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है, कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, लेकिन आप डेरिवेशन करके देख लीजिए कैसे आता है। इन ट्राइंगल ए एफ बी कॉस आर लेते हैं, क्योंकि बेस हमें पता है टी, ये बी एफ की वैल्यू टी है, हाइपोटेनस चाहिए हमको, ए बी चाहिए ना हाइपोटेनस, तो इन क्या लिया जाएगा, कॉस आर इक्वल टू बेस यानी बी एफ अपॉन ए बी। हमको ए बी की वैल्यू चाहिए, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी एफ की वैल्यू है टी, कॉस आर लाके डिवाइड तो टी बाई कॉस आर। सिमिलरली ये बी सी की वैल्यू भी होगी टी बाई कॉस आर। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एंगल भी आर है, थिकनेस वही टी है, ये आपको हाइपोटेनस निकालना, तो फिर से आप निकालोगे टी बाई कॉस आर आएगा। अब हमें ए ई की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दीजिए ये एंगल आई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी आई होगा, ये आई होगा तो ये 90 माइनस आई होगा। एक काम कीजिए, यही ट्राइंगल ले लीजिए, ए एफ बी ही ले लीजिए और tan आर लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो पहले यही करते हैं, है ना, क्या tan आर लेते हैं इक्वल टू tan परपेंडिकुलर मतलब ए एफ, क्या ए एफ अपॉन बेस मतलब बी एफ। दिस इंप्लाइज दैट ए एफ इक्वल टू टी tan आर। क्या आ गया, ए एफ इक्वल टू टी tan आर। यहां पे देखिए ए एफ इक्वल टू टी tan आर।
और AC की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ट्वाइस ऑफ AF, क्योंकि एंगल सेम है ये वैल्यूज इक्वल होंगी, तो मतलब AC इक्वल टू 2AF मीन्स 2T tan R। चलो AC की वैल्यू मिल गई। हमको सिर्फ AC की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको AE की वैल्यू निकालनी है। तो लीजिए देखिए कॉस में लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए 90 माइनस आई के लिए बेस काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस काम कर रहा है, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो कॉस 90 माइनस आई इज इक्वल टू बेस AE अपॉन hypotenuse AC। This implies that AE is equal to, भैया AC की वैल्यू तो आपको पता है ना 2T tan R। अब cos I जो है ना, cos I, तो इसकी वैल्यू sin I हो जाएगी, हो जाएगा 2T tan R sin I। cos I, cos 90 minus theta is equal to sin theta। From Snell's law, क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। दिस इंप्लाइज दैट साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। दिस इंप्लाइज दैट AE इक्वल टू, इसकी जगह पर म्यू साइन आर लिख देंगे तो हो जाएगा 2T tan R इंटू म्यू साइन आर। AE इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 म्यू T साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आर, हो जाएगा AE इक्वल टू 2 म्यू T बाई कॉस आर इंटू साइन स्क्वायर आर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम AE की वैल्यू, AB BC की वैल्यू सब यहां पुट कर देते हैं तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको क्या मान लें? इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो P विल बी इक्वल टू T बाई कॉस आर प्लस T बाई कॉस आर इंटू म्यू, है ना। तो आ गया ये T बाई कॉस आर प्लस T बाई कॉस आर इंटू म्यू माइनस A की वैल्यू 2 म्यू T कॉस आर, 2 म्यू T बाई कॉस आर इंटू साइन स्क्वायर आर। एक काम करते हैं, P इक्वल टू ये बेस A में जुड़ जाएगा 2T म्यू कॉस आर माइनस 2 म्यू T साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर। देखिए दोनों में से कुछ चीज कॉमन है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं तो इरेज कर दे रहा हूं आपकी कॉपी में, यहां पर देखिएगा। देखिए भैया यहाँ पे 2 म्यू टी बाई कॉस आर कॉमन हो सकता है, तो P इक्वल टू 2 म्यू टी बाई कॉस आर कॉमन कर लिया हमने, बचा क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू होती है 2 म्यू टी बाई कॉस आर इंटू कॉस स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस आर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? P इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। आपको सिर्फ फार्मूला पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये P इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर आया है, पाथ डिफरेंस। हमने सिर्फ ये कैलकुलेशन किया हुआ। एक बात अभी बाकी रह गई है, एक बात आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। क्या? जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो लैम्डा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। कितने का? लैम्डा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। यानी देखिए यहां पर जो लाइट रे डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर लैम्डा बाई 2 का एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट्स वही बात है, सिंस रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम एड्स ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, देयरफॉर path difference between the reflected rays R1 and R2 is equal to 2 mu t cos R plus lambda by 2। तो path difference between reflected rays 2 mu t cos R plus lambda by 2 होगा। आइए अब देखते हैं कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होंगी, है ना।
तो फर्स्ट केस कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगी? फॉर मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लेमडा. दिस इंप्लाइज दैट 2 mu t cos r प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा. भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहीं भी अप्लाई करना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब पाथ डिफरेंस एन लेमडा होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा. लेमडा बाई 2 को राइट ले जाते हैं, 2 mu t cos r लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन सॉरी लेमडा बाई 2 को राइट ले जाना है तो माइनस लेमडा बाई 2. लेमडा बाई 2 कॉमन कर लें, 2 mu t cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2. या n की वैल्यू यहां पर 1 से स्टार्ट करनी होगी, है ना. अगर n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करना चाहें तो यहां पर हम पॉजिटिव ले लेंगे, 2 mu t cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2. दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा फॉर रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड R2. कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिल गई हमको. 2 mu t cos r और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होगा. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 सो ऑन. दूसरी बात आती है कंडीशन ऑफ मिनिमम. कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. क्या होगा? फॉर मिनिमा शर्त ये होती है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2. इंप्लाइज दैट 2 mu t cos r प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू n लेमडा प्लस लेमडा बाई 2. अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, दोनों तरफ से लेमडा बाई 2 कैंसल आया. 2 mu t cos r इज इक्वल टू n लेमडा, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, है ना. तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आ गया, कंडीशन ऑफ मिनिमा आ गया फॉर रिफ्लेक्टेड रेज R1 एंड I2. ओके, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा. और देखिए फॉर गिवन फिल्म t फिक्स है. गिवन फिल्म के लिए t की वैल्यू फिक्स होती है, म्यू की वैल्यू फिक्स होती है. अगर हम एक ही पोजीशन से देख रहे हैं तो r की वैल्यू भी फिक्स होती है, लेकिन व्हाइट लाइट गिर करके आ रही है तो अलग अलग कलर के लिए लेमडा की वैल्यू अलग अलग होती है. अतः जिस पोजीशन से हम देख रहे हैं उस पोजीशन पे हमें किसी कलर के लिए मैक्सिमा, किसी कलर के लिए मिनिमा, किसी कलर के लिए बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रिंज देखने को मिल सकती है एक ही पोजीशन पर. और पोजीशन बदलेंगे तो आर बदल जाएगा, पोजीशन बदलेंगे तो आर बदल जाएगा, आर बदल जाएगा तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बदल जाएगी, यानी वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ दूसरा पैटर्न मिल सकता है. ट्रांसमिटेड रेज के लिए बात करते हैं. ट्रांसमिटेड रेज के लिए अगर आपको बतानी है, पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये देखिए बी पर लाइट पहुंची है, इसके बाद सी पे जाकर के डी पे आई है तो इससे निकलने लाइट आगे बढ़ी है. यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो BC प्लस CD माइनस BG कर देंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा. कैलकुलेट करेंगे तो जो यहाँ पे आया हुआ है पाथ डिफरेंस, सॉरी ये वाला, यही वाला पाथ डिफरेंस आएगा. तो ये मैं आपको लिख के बताता हूँ. तो स्टूडेंट्स फॉर ट्रांसमिटेड रेज T1 एंड T2 पाथ डिफरेंस वही आएगा 2 mu t cos r. हाँ, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम के सरफेस से नहीं हो रहा है, रेयरर मीडियम के सरफेस से हो रहा है, इसलिए इसमें कहीं भी एडिशनल पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 देखने को नहीं मिलेगा, यानी पाथ डिफरेंस वही रहेगा 2 mu t cos r. स्टूडेंट्स
अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ रेफरेंस एन लेमडा होना चाहिए, यानी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगी। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही 2 म्यू टी कॉस आर 2 n + 1 लेमडा बाई 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात तो साफ दिखाई दे रही है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ट्रांसमिटेड रेज आर जस्ट इन्वर्टेड या अपोजिट टू द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। यानी जिस वेवलेंथ लेमडा के लिए रिफ्लेक्टेड रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी, उसी वेवलेंथ लेमडा के लिए ट्रांसमिटेड रेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगी। यानी उसके लिए वहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ मिनिमा मिलेगा, यहाँ मिनिमा मिल रहा है तो वहां मैक्सिमा मिलेगा, और जिस कलर के लिए यहाँ मैक्सिमा मिलेगा उसके लिए वहां मिनिमा मिलेगा। आई बात समझ में? यानी जैसे बात कर लो रेड के लिए, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज रेड के लिए मैक्सिमा दे रही हैं, अब ब्लू के लिए मिनिमा दे रही हैं, है ना, मिनिमा दे रही हैं। तो रेड और ब्लू के बीच में जितने कलर हैं उसके मैक्सिमा और उसके मिनिमा के बीच में सारे कलर दिखाई दे सकते हैं। और उसी तब ये जो ट्रांसमिटेड रेज होंगी क्या करेंगी, उतने ही एंगल पर, जितने एंगल पर ये काम हुआ है उतने एंगल पर से देखने पर, अगर उसने रेड के लिए मैक्सिमा दिया है तो रेड के लिए मिनिमा देगा, उसने ब्लू के लिए मिनिमा दिया है कि ब्लू के लिए मैक्सिमा देगा। तो वहां पे ब्लू से, वहां पर रेड मैक्सिमम से ब्लू की तरफ डिक्रीज करेगी इंटेंसिटी, और यहां पर ब्लू से रेड की तरफ इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यानी यहाँ पे ब्लू की इंटेंसिटी हाईएस्ट दिखाई देगी, वहां पे रेड की इंटेंसिटी हाईएस्ट दिखाई देगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये कंडीशंस पढ़ने के बाद आपने देख लिया कि इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रेज और जस्ट अपोजिट टू द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस फॉर ट्रांसमिटेड रेज। तो ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस के मैक्सिमम टॉपिक्स आपको कवर कर दिए गए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने बाकी हैं। न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है आप लोग काफ़ी सॉल्व किए होंगे, जो नहीं आया होगा बताएंगे, हमसे बताएंगे। और मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो न्यूमेरिकल्स पर ही बना दूंगा, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल्स करना आसान हो। मैं छोटे से छोटे न्यूमेरिकल से बड़े न्यूमेरिकल्स तक, यानी अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स तक की बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप थ्योरी को अच्छे से तैयार कीजिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी जो आपको मिलते हैं आप करिए। कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, उस पर आप ज्वाइन होइए और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कंटिन्यूस हमारे साथ पढ़ते रहिए, बने रहिए, बताते रहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।